आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी। देखिए, हिमाचल में तो आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन गुजरात में 77 से 20 पर फिसलना, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा आकलन का वक्त नहीं है? 3-4 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो पोस्ट अहमद पटेल, ये पहला चुनाव था कांग्रेस पार्टी का, कोई ग्लू नहीं था आपका वहां पर। सब जो भी उम्मीदवार लड़ रहे थे वो अपने स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन या अपने तरीके से लड़ रहे थे, पैसा खुद इकट्ठा कर रहे थे। कुछ उनमें से थे भी बड़े अच्छे, इंद्रनील राजगुरु उधर गए थे आम आदमी पार्टी में, बहुत सबसे अमीर कैंडिडेट्स में से एक, वो वापस आपके पास आ गए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को यूं ही हाथ से फिसलने दिया? आप लोगों ने एक कंसोलिडेटेड ताकत ही नहीं झोंकी। आम आदमी पार्टी इनरोड्स बना रही है सर, और जिस राज्य में तीसरी पार्टी गई है आपके वजूद को खत्म करने, वहां आप वापसी नहीं कर पाए हैं। मिस्टर शर्मा, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं अंजना जी कि पहले जब हमारे प्रभारी का दुखद देहांत हुआ, उसके बाद एक गैप आया 6-7 महीने का, 8 महीने का। वहीं पर एक छोटी सी चूक हुई कि प्रभारी तुरंत दिया जाना चाहिए था, और उसके बाद जो लीडरशिप थी उसको पूरा कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना चाहिए था। मैं फिर भी कहूंगा कि गुजरात की लीडरशिप ने ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ा, पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन रिसोर्सेज में और बाकी चीज़ों में हम कहीं कंपैरिजन में नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी मैं ग्राउंड पर था अंजना जी, आप भी ग्राउंड पर थी, कि इतना वोट परसेंटेज मिलेगा जिस पार्टी के 100 के करीब कैंडिडेट्स के कार्यालय जो है वो 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले बंद होने शुरू हो गए थे, कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रही थी। फिर भी गुजरात की जनता का जो उन्होंने मत दिया है अपना, उन्होंने जो व्यक्त किया है अपना इरादा, हम उसको सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। कमियां हमसे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियों को जोड़ लेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएंगी। रोड शोज भी अगर उसमें जोड़ लेंगे तो, और यहाँ पर तो राहुल गांधी बस एक बार पहले गए थे और एक बार वोटिंग के आसपास गए। ऐसे थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। युद्ध का मैदान यहाँ है और वो भारत जोड़ो सद्भावना दिवस उधर कर रहे हैं। देखिए, मैं हिमाचल के नतीजे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में हलचल की खबर आ रही है। आलोक जी, एक सेकंड आपको टोक रही है, फौरन आपका रिएक्शन उस पर लूंगी, लेकिन उससे पहले सरकार की रणनीति बनाने में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले खबर ये आई थी कि प्रियंका गांधी खुद मॉनिटर करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ये देखेंगी कि किस तरह से राजीव शुक्ला, भूपिंदर हुड्डा सभी वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त से बचा पाए। भूपेश बघेल का कहना है खरीद फरोख्त से बचाने के लिए जाऊंगा शिमला। अच्छा, बघेल साहब खुद ही वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो जाएंगे खरीद फरोख्त रोकने के लिए। गोवा का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है, वही आज देखने को मिल रहा है। मैं खुद जाऊंगा शिमला, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। बहरहाल खबर ये सुबह से चल रही है, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे सतेन, गुमनाम जगह पर विधायकों को ले जाने की कवायद हो सकती है। हालांकि अब फासला काफी बढ़ चुका है, वो 39 पर पहुंच गए, ये 26 पर जाता है तो ये आ जाते हैं, तो फिर खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपस में डिसाइड कर ले सीएम किसको बनाएंगे, क्योंकि सुबह ही प्रतिभा जी ने दावा ठोक दिया है। प्रतिभा जी ने दावा ठोक दिया है, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने आप में, आनंद शर्मा जी भी दावा ठोक दें कि भाई मैं तो हिमाचल का। देखिए, जब जीतते हैं तो सब आ जाते हैं, हाँ, और सब श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी श्रेय लेने के लिए आ जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ जाएंगे, गांधी परिवार भी आ जाएगा, और बाकी के जो लोकल लोग हैं वो भी सब आ लेते हैं। हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता इस मामले में। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुजरात में राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी। 2019 की हार की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, बिल्कुल, और कांग्रेस से किसी नेता ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। आलोक जी यहाँ पर हैं। आलोक जी, आप इसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं कि अगर जीत की जिम्मेदारी किसी की होती है तो फिर हार की क्यों नहीं? और गुजरात में अगर पार्टी हारी है तो इसकी जिम्मेदारी क्या किसी के ऊपर तय होगी? होनी चाहिए शर्मा, सुधीर भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर जीत की जिम्मेदारी सामूहिक है तो हार की जिम्मेवारी भी सामूहिक होगी, और जीत की जिम्मेवारी अगर एक व्यक्ति की है तो फिर हार की व्यक्ति उसकी भी होनी चाहिए। अगर गुजरात जीतने से मोदी साहब का केवल चेहरा बनता है तो हिमाचल हारने से भी मोदी साहब से सवाल पूछे जाने चाहिए या बीजेपी से। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा, 39 से ऊपर जाएगा, और सीएम बनाने में किसी तरह का कोई विवाद नहीं आएगा। लेकिन गुजरात हमारे लिए एक बड़ा सबक है, मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं। गुजरात बड़ा सबक है, ये कांग्रेस पार्टी खुद स्वीकारती हुई। एक बार प्रदीप जी से भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है जानने में कि ये एक्सिस, जो आप एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल करते हैं,
सैंपल साइज आप बड़े लेते हैं हमेशा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं दोनों राज्यों का, इसीलिए इतना सटीक नतीजा निकला है। तरीका क्या होता है वोटर से बात करने का? क्योंकि ये हमेशा लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हो सकता है वो कुछ छिपा जाए, कुछ बता पाए। तो कितने देर कम से कम एक वोटर को आपका वॉलंटियर कितना टाइम देता है ताकि वो इंटीमेसी बिल्ड हो कि वो अपनी बात कर सके? बिल्कुल, तो बस 3 ही चीजें, रीच, कनेक्ट और अंडरस्टैंड, यानी वोटर तक पहुंचे, सही वोटर तक, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो डेमोग्राफिकली और वो स्टैटिकली सही जगह पहुंचना है उसी रेशो में। दूसरा कनेक्ट आप किसी से तभी होते हैं जब उसके लिए कोई आप वैल्यू प्रपोजिशन लेके आए, उसके लिए कोई ना कोई तरह का एक गिफ्ट भी हम लेके जाते हैं और साथ में उससे उसकी समस्याओं को पूछते हैं। जब आप किसी से भी समस्या पूछेंगे, मैं आपसे भी यदि आपकी समस्याएं पूछूं तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे कि चलो ठीक है, कोई तो पूछने के लिए आया। और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना कि इसका कितना दुख दर्द है, कितनी खुशी है किसी के बारे में या नहीं है, ये है अंडरस्टैंडिंग। तो इन तीनों विषयों के ऊपर उससे हम ट्राई करते हैं, उसके इनसाइट जानने की कोशिश करते हैं और जब वो सारे के सारे इनसाइट्स आते हैं उसको हम लगातार वैलिडेट करते रहते हैं करीब पूरे साल भर।